नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे ओजोन के टेस्ट के बारे में। और ओजोन के बारे में हम लोगों ने डिक्टेटिव मैनर में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया है, जो कि आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा, अगर डाउनलोड नहीं करा होगा तो खैर जो भी चीज है। तो यहाँ पर रूटीन में रहने के लिए जो मैंने आज एक थंबनेल बनाकर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, उस थंबनेल में जो भी कंटेंट है प्लीज उस कंटेंट को अच्छे से आप लोग देखना और अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। और दूसरा, बायकॉट BOYCOTT चाइनीज माल, जैसे कि मैं चाइनीज माल नहीं हूं, ठीक है। तो खैर जो भी चीज है इसे दिल से अपनाना, ये नहीं कि सिर्फ बोलकर रह जाना। ओके, तो खैर यहाँ पर हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ ओजोन। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या क्या जानेंगे, एक तो ओजोन को लेबोरेटरी में हम लोग कैसे कैसे जानते हैं, और दूसरा हम लोग जानेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में जानते हैं और दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इट टर्न्स, मतलब यदि लेबोरेटरी में कोई सैंपल है और इस सैंपल में ओजोन है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो बेंजाइडीन के साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजाइडीन के साथ जब हम लोग ओजोन को ट्रीट करते हैं तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दूसरा टेलिंग ऑफ मरकरी, तो आप लोगों ने देखा होगा, याद नहीं होगा बिल्कुल। टेलिंग ऑफ मरकरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग ये मरकरी को इस तरह से हम लोग एक कंटेनर में रख लिए, मरकरी को एक कंटेनर में रख लिए, तो ये जो है कन्वेक्स अप मेनिस्कस बनाता है। तो जैसे हम लोग इसको ओजोन के सैंपल के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या अंतर देखने को मिलता है। एक अंतर तो ये देखने को मिलता है कि ये मेनिस्कस गायब हो जाता है और ये फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मरकरी जो है यहाँ पर ग्लास के सरफेस में चिपकना शुरू हो जाता है, जो कि टेल की तरह नजर आता है। इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। यानी कि इस तरह के फेनोमेनन अगर देखने को मिला तो इसका मतलब वहां पर ओजोन है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट जो होता है, इट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर इनटू ब्लू कलर। लेबोरेटरी में जैसे कि होता है ना, परचमेंट पेपर है, सॉरी लिटमस पेपर वगैरह, हम लोग क्या चीज को जांचने के लिए करते हैं, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह से एक पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर। ये जो होता है समहाउ ग्रे व्हाइट कलर का होता है। इसे जैसे आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो ओजोन इसको किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, इसे जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, दूसरा जो वो क्यों होता है कि आयोडाइड को एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज कर देता है ओजोन, किस चीज में, आयोडीन में। स्टार्च आयोडाइड पेपर जो होता है उसके सरफेस पर आई माइनस का कंटेंट रहता है और उस आई माइनस को ओजोन एक्चुअली I2 में जो कन्वर्ट किया और इसी के वजह से ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है इट डज नॉट डिक्लोराइज पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट को जानते हो आप लोग, ये KMnO4 जो है ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। तो किसी भी सब्सटेंस के साथ जब हम लोग KMnO4 को ट्रीट करते हैं तो दरअसल उस सब्सटेंस को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होता है, जिस कलर की वजह से, जैसे KMnO4 रिड्यूस होकर खुद Mn2+ में कन्वर्ट हुआ ना, तो ये पर्पल कलर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस। इसी तरह से K2Cr2O7 भी समहाउ ऑरेंज कलर का होता है। तो इसको भी कोई सब्सटेंस के साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे तो K2Cr2O7 चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाता है Cr3+ में, जो कि कलरलेस हो जाता है। तो चूंकि KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कोई भी सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करके खुद कलरलेस हो जाता है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस KMnO4 या K2Cr2O7 को डिक्लोराइज कर देता है। लेकिन ओजोन के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ओजोन खुद ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस वजह से होता क्या है कि ओजोन KMnO4 के साथ और फर्दर कहां ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि KMnO4 जो है वो ओजोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है और K2Cr2O7 को भी ओजोन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा, जिस वजह से KMnO4 और K2Cr2O7 का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, नो कलर चेंज या कलरलेस ही ये रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वो रिएक्शन में लिख कर बता रहा हूं कि जैसे O3 है, इसे KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे तो नो रिएक्शन, तो रिएक्शन ही नहीं हुआ तो ये पर्पल का पर्पल ही रह जाएगा ना। इसी तरह ओजोन को K2Cr2O7 के साथ भी ट्रीट करोगे
तो यहाँ भी नो रिएक्शन, जिस वजह से ये ऑरेंज का ऑरेंज ही रह जाएगा ना, यहाँ पर कलर चेंज होगा नहीं होगा। तो ये सब क्या चीज था बच्चों, ये सब टेस्ट था क्या चीज का, ओजोन का। लेबोरेटरी में ओजोन है कि नहीं है इस चीज को जांचने के लिए ये सारा टेस्ट था। तो एक बार बच्चों हम लोग समय देके इसे एक अच्छे से याद कर ही लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ ओजोन में क्या है, सबसे पहला बात, इट टर्न्स अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजाइडिन इनटू ब्राउन। दूसरा, टेलिंग ऑफ मरकरी देता है ओजोन, यानी कि मरकरी के साथ जैसे ओजोन को ट्रीट करोगे तो मरकरी जो होता है ग्लास सरफेस में चिपकना शुरू हो जाता है किनारे किनारे। नेक्स्ट जो है इस इट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर इनटू ब्लू। और नेक्स्ट, इट डज नॉट डिक्लोराइज पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह को ये डिक्लोराइज नहीं करता है। अब बच्चों हम लोग आते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होता क्या है, ये माना जाता है कि पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन का एक मोटा सा लेयर रहता है और वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। ये ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन सनलाइट के साथ रिएक्ट करके क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माना जाता है कि अपर एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ है, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन का एक मोटा सा लेयर होता है और वो मोटा सा लेयर कैसे बनता है, ऑक्सीजन के फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बाद। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन जो है सनलाइट लेकर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा रेडिएशन लेता है, किस रीजन में आपका अर्थ के सरफेस के कितने ऊपर जाकर ये ओजोन मौजूद होता है, उस बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि ओजोन जो होता है किस रीजन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर आता है सन के थ्रू, उसमें 220 नैनोमीटर से 290 नैनोमीटर के रेंज का जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ओजोन में कन्वर्ट होता है। यानी कि ओजोन लेयर जो होता है वो सन से आने वाले किस रीजन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, 220 से 290 नैनोमीटर के क्या चीज, अल्ट्रावायलेट रे। और ये क्या चीज है, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज जो कि एब्जॉर्ब करा जाता है। तो ये जो ओजोन लेयर का एबिलिटी होता है, इस ओजोन लेयर का जो ये एबिलिटी होता है कि 220 से 290 नैनोमीटर का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का, ये वरदान होता है पृथ्वीवासियों के लिए। क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ नहीं रहता तो क्या होता कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये सीधे अर्थ के सरफेस पर आता, और अर्थ के सरफेस पर जैसे आता तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जैसे कि बहुत तरह के स्किन डिजीज में हम लोगों को परेशानी देता, बहुत तरह का स्किन का प्रॉब्लम, जला देता शरीर को, और भी ये जो होता है डीएनए के म्यूटेशंस को भी डिस्टर्ब करने लगता है। तो इस वजह से इन चीजों से बचने के लिए ये ओजोन लेयर जो है बहुत ही फलदायक या वरदान की तरह हम लोगों के लिए काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन जो है वो कैसे हो। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि ये जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर ओजोन लेयर होता है और उस रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो अर्थ के सरफेस से 11 से 50 किलोमीटर ऊपर, अर्थ के सरफेस से 11 से 50 किलोमीटर ऊपर का रीजन जो होता है वो ओजोन लेयर कहलाता है। और वो ओजोन लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर। और उस स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे कैसे ओजोन का बनना होता है और कैसे कैसे ओजोन का बिगड़ना होता है, उसे हम लोग अगर देखें तो फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मेशन होता कैसे है। तो O2 जो है ना, O2 में डबल बॉन्ड है, तो सनलाइट कौन से रीजन का, 220 से 290 नैनोमीटर का सनलाइट जो कि यूवी रेज है, वो एब्जॉर्ब होके ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड तोड़ देता है और दो नेसेंट ऑक्सीजन में ये टूट गया। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये दो अलग अलग नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल ओजोन का बनाता है। तो इसका नेट रिएक्शन अगर लिखोगे बच्चों तो नेट रिएक्शन क्या होगा कि 3O2 से सनलाइट लेकर क्या बन गया, 2O3। गौर किए, पहले O2 जो है टूट गया 2 नेसेंट ऑक्सीजन में और फिर हर एक नेसेंट ऑक्सीजन एक अनदर O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या चीज बना लेता है, ओजोन बना लेता है।
अब अगर हम लोग देखें कि ओजोन का डिसोसिएशन कैसे होता है, DISSOCIATION, तो डिसोसिएशन की बात करें तो ओजोन जो है सनलाइट उसी रीजन में सर्टेन सनलाइट वगैरह लेकर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, O2 प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और प्लस हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, याद रखना डिसोसिएशन जब ओजोन का होता है तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रीजन वगैरह यूज नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रीजन का लाइट सामान्य तौर पर ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सिंपल लाइट वगैरह यूज है। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो इस वाले हिस्से में होता है, यानी कि फॉर्मेशन में। और जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां पर ऑक्सीजन, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना वहां ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहता है, यानी कि ऑक्सीजन ओजोन में भी कन्वर्ट हो रहा है और ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट होते रहता है। और यही जो ऑक्सीजन और ओजोन का बैलेंसिंग होता है इस स्ट्रेटोस्फेयर में, उस बैलेंसिंग के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जरूरत होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से जो आ रहा है वो इसी लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि अर्थ तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से अर्थ बहुत ज्यादा फायदेमंद रह जाता है। अर्थ का सरफेस पर जो प्राणी वगैरह है क्योंकि उसको स्किन का प्रॉब्लम और डीएनए म्यूटेशन वगैरह का इशू वगैरह नहीं आता है। अब हम लोगों को देखना है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता कैसे है, हाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो जो मेन केमिकल होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए तो वो आप लोग जानो NOx है, यानी कि नाइट्रोजन का कई तरह का ऑक्साइड, जैसे NO भी बोल सकते हो, NO2 भी बोल सकते हो। दरअसल इन सारे ऑक्साइड में जो वन नॉन बॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वही नॉन बॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओजोन लेयर के डिप्लीशन में मेन रोल अदा करता है। और NOx के साथ साथ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि CCl2F2 वगैरह, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। वो कैसे, तो सबसे पहले जानो कि NOx वगैरह आता कहां से एटमॉस्फेयर में। तो ये मुख्य रूप से अल्ट्रासोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह से रिलीज होता है। क्या चीज, NOx जो होता है अल्ट्रासोनिक एयरक्राफ्ट, जैसे कि अभी देखो ये कोई भी वॉर वगैरह होगा तो उसमें अल्ट्रासोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अल्ट्रासोनिक एयरक्राफ्ट से जो धुआं वगैरह निकलता है ना वो मुख्य रूप से क्या प्रोड्यूस करता है, NOx वगैरह यूज करता है, प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ जो अपर एटमॉस्फेयर में बिजली वगैरह कड़कता है ना, लाइटनिंग वगैरह जो होता है, तो उस लाइटनिंग में भी अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO तो बनाता ही है और इसके साथ कई और तरह का भी ऑक्साइड थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और इन सारे ऑक्साइड में चूंकि वन नॉन बॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है और वही नॉन बॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत ही बड़ा और भयानक योगदान अदा करता है। अब बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहां से प्रोड्यूस होता है, तो ये मुख्य रूप से एरोसॉल प्रोपेलेंट, PROPELLENT, एरोसॉल प्रोपेलेंट जो हम लोग बहुत ज्यादा आज के डेट में इस्तेमाल करने लगे हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, रेफ्रिजरेंट में रहता है, एयर कंडीशनर में रहता है, यानी कि बहुत तरह के सब्सटेंसेस से हम लोग खुद ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये कैसे, ये जो NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है उसे हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। और वो मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2 जिसे हम लोग फ्रेऑन भी बोल देते हैं, फ्रेऑन गैस, ये सनलाइट के मौजूदगी में डिसोसिएट हो जाता है और बना लेता है CF2Cl, यहाँ फ्री रेडिकल और साथ में क्लोरीन रेडिकल बना। और ये जो क्लोरीन रेडिकल होता है ना यही खतरनाक होता है। और ये ओजोन के साथ एक ऑक्सीजन ले लिया और CLO रेडिकल बना लिया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। और ये CLO रेडिकल अभी रुकता नहीं है, ये दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, एक नया Cl रेडिकल प्रोड्यूस किया और फिर से 2 गो ऑक्सीजन बन गया। तो क्या गौर कर रहे हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल है, दिखा, ये एक मॉलिक्यूल एक क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस किया और ये एक क्लोरीन रेडिकल जो है यहां पर करा क्या, एक क्लोरीन रेडिकल एक ओजोन को डिप्लीट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी ये CLO रेडिकल बना, ये फिर से किसी दूसरे ओजोन को डिप्लीट किया। तो आप लोग गौर कर रहे हो ये जो एक क्लोरीन यहाँ खर्च हुआ ये दोबारा से वो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म कर गया। अब ये क्लोरीन रेडिकल दोबारा से फिर यहाँ पर किसी तीसरे ओजोन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेगा या डिप्लीट करेगा या कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन में, फिर यहाँ एक नया क्लोरीन रेडिकल
रेडिकल बनेगा, फिर ये काम करेगा, फिर बनेगा, यानी कि एक क्लोरीन रेडिकल भी एटमॉस्फेयर में चला गया तो वो कंटिन्यूअसली कई सारे ओजोन को डिसोसिएट करेगा, क्या चीज में, ऑक्सीजन में। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि ये दोनों स्टेप जो है, ये दोनों स्टेप को स्टेप 1 बोल दो, 2 बोल दो, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है जब तक कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर का पूरा खर्च या खत्म ना होते चले जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें भी बहुत ज्यादा क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होता है। जहां पर वॉल्केनो वगैरह से जो धुआं वगैरह निकला ना, उसमें भी क्लोरीन रेडिकल होता है, और वो क्लोरीन रेडिकल भी धीरे 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 अपर एटमॉस्फेयर में गया, और क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO रेडिकल प्लस O2, और ये ClO रेडिकल जो है फिर ओजोन के साथ, दूसरे ओजोन के साथ फिर नया Cl रेडिकल बना लेगा और इसको 2O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोग गौर करोगे कि हर जगह क्लोरीन तो बन ही जा रहा है, जितना खर्च हुआ वो दोबारा बन गया, लेकिन बार बार वो ओजोन को कन्वर्ट करते चले जाता है, क्या चीज में, ऑक्सीजन में। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि NOx इसमें भी फ्री रेडिकल रहता है, ये भी क्या करता है कि ओजोन के साथ रिएक्ट करके NOx+1 बना लिया रेडिकल, और प्लस ये O2 बन गया। NOx+1 ये रेडिकल दूसरे O3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NOx, दोबारा से जो खर्च हुआ था ना वो चीज दोबारा बन गया, और साथ में 2O2 बन गया। तो गौर क्या कर रहे हो कि इस तरह का सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो कभी खत्म ही नहीं होता, ये भस्मासुर की तरह काम करता है, और करता क्या है, खुद जिंदा ही रहता है। जितना खर्च हुआ ओजोन को मारा, फिर एक नया ये NOx बन गया, फिर NOx फिर ओजोन को मारेगा, फिर ओजोन को मारेगा, इस तरह से ओजोन को पूरा खाते चले जाएगा कि नहीं खाते चले जाएगा। और ये हम लोगों के जनरल लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि फाइटर जेट वगैरह बनते ही जा रहा है आज के जमाने में, ऐसा थोड़ा कि फाइटर जेट का बनना रुक गया है। तो फाइटर जेट से हमेशा NOx वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग जो AC रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे हमेशा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह प्रोड्यूस हो ही रहा है, एटमॉस्फेयर में जा ही रहा है। एरोसॉल्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एरोसॉल्स वगैरह में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता ही है, वो भी एटमॉस्फेयर में जा ही रहा है। तो कई तरह से हम लोग ओजोन लेयर के डिप्लीशन में खुद ही योगदान देते रहते हैं, और इन चीजों के बारे में हम लोगों को पता भी नहीं था, इवन हम लोग जानते भी नहीं थे, हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी तक नहीं था। कब तक, जब तक कि PJ CRUTZEN MJ मोलिना FS रॉलैंड नाम के साइंटिस्ट जो थे, ये 3 साइंटिस्ट जो है, जिसे 1995 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि ये लोग ओजोन डिप्लीशन के क्षेत्र में बहुत सारा काम किए, और इन्होंने बताया कि किस तरह ह्यूमन बीइंग खुद ही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। और ये रास्ता भी इन्होंने सुझाया कि कैसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर NOx का प्रोडक्शन खत्म करके या इसके अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करके ओजोन लेयर को हम लोग बचा भी सकते हैं। ओके समझे बच्चों? तो इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन पर आप लोग खुद से नोट्स लिखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में है द ऑक्सीजन ओजोन बैलेंस इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस फॉर्मेशन and dissociation of ozone. The ultraviolet light needed for this purpose is absorbed from sunlight. ठीक है? In this way, ozone layer is helpful in protecting the earth from ultraviolet rays, which can otherwise cause variety of skin problems and damage the DNA mutation. The pioneer work for the researchers डेवलप्ड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, वही कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक पर। वो क्वेश्चन क्या है, एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री व्हाट डू यू थिंक कुड बी रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक्सप्लेन इट। कि क्या क्या वजह हो सकता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। तो वो तो हम लोगों ने देखा NOx और CCl2F2 फ्रियोन गैस वगैरह, ये रीजन होता है। और ये प्रोड्यूस कहां से होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा ही। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक
ए हॉक्स और ए मैटर ऑफ डीपर कंसर्न, कि आप ये हवा है, हॉक्स मतलब क्या होता है कि क्या सिर्फ ये हवा है या फिर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पर ध्यान, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर पूरी तरह से डिप्लीट हो जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए कई जगह ओजोन लेयर में ऑलरेडी होल हो चुके हैं, जिसके वजह से उसके नीचे रहने वाले लोगों को बहुत तरह के नुकसान या परेशानियों को उठाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर ओजोन लेयर का बहुत ज्यादा डिप्लेशन होगा तो कैसे ये हम लोगों के लाइफ पर असर डालेगा, उस बारे में आप लोगों को लिखना है। Which value is promoted through this activity? What are the disadvantages and challenges related to violation of this value? यानी कि यहाँ जो आप लोगों को इसका वैल्यू ये दरअसल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे बताना नहीं है, ये आप लोगों को खुद से करना है कि यहाँ से हम लोगों को इन बातों से क्या जानकारी या क्या वैल्यूज पता चली और उसका क्या, इस वैल्यू से क्या में क्या लिखना है आप लोगों को, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और इसका वायलेशन क्या हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद है सजेस्ट 2 एक्टिविटीज टू प्रमोट दिस वैल्यू, कि इससे संबंधित 2 एक्टिविटी आप लोगों को खुद से सोचकर लिखना है कि क्या क्या आप लोग काम करो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को बचाने में आप लोग अपना योगदान डाल सको। मैं तो ये करता हूं कि एसी मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, रेफ्रिजरेटर तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, तो ये काम आप भी कर सकते हो कि एसी रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बंद करके फ्रेऑन गैस के इस्तेमाल को पर कमी ला सकते हो। दूसरा, ये जो अल्ट्रासोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह है उसका भी इस्तेमाल कम से कम हो तो ही वो बेहतर है। और वैसे आप लोग अपनी इच्छा से लिखना। ओके स्टूडेंट, 1-2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर खुद से आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो बस पिछले टॉपिक से संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन ये कॉमनली पूछा जाता है कि ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों? तो इसका जवाब दोगे, ओजोन चूंकि डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई ओजोन इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एलिमेंटल फॉर्म में तो ये फ्लोरीन के बाद दूसरा स्थान इसी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, कि ओजोन जो है लैब में क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट करा जाता है। तो याद होगा आइडोमेट्री के द्वारा हम लोग करते क्या है कि ओजोन को पहले I- के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे ओजोन खुद O2 में और I- को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका बैलेंस रिएक्शन अगर लिखो तो यहाँ पर H2O होगा और यहाँ पर 2OH-, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ओजोन को I- के जगह 2Ki या NaI कुछ भी ले सकते हो, प्लस H2O से O2 प्लस I2 प्लस 2KOH, यहाँ Na लोगे तो यहाँ पर NaOH लोगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो आयोडीन बना है ना तुम लोगों को, तो इस आयोडीन को हम लोग हाइपो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। हाइपो सॉल्यूशन होता क्या है, Na2H2O3, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपो सॉल्यूशन। तो बनता क्या है, तो यहाँ Na2S4O6 प्लस ट्वाइस ऑफ NaI का फॉर्मेशन होता है। तो हाइपो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के आधार पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के हम लोग आयोडीन का मात्रा निकाल लेंगे, और आयोडीन का मात्रा निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ओजोन का भी मात्रा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओजोन को क्वांटिटेटिवली क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो ग्रुप 16 का स्टिकर आप लोगों को मिलेगा उस स्टिकर को आप लोग सॉल्व करना। उस स्टिकर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे संबंधित, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। ओके, नोट्स कंप्लीट लिखते चले जाओ। नोट्स जैसे जैसे मैं भेजते जा रहा हूं आप लोग आज के आज लिख लो, क्योंकि अगले दिन और भी बहुत ज्यादा नोट्स आप लोगों को मिलने जा रहा है। ये सारा नोट्स जो है ऑब्वियस सी बात है किसी स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है, तो वहां पर बहुत सारा एरर हो सकता है। तो आप लोगों को जानबूझ के मैं एररफुल नोट्स इसलिए भेज रहा हूं कि आप लोग अपने दिमाग का दरवाजा बंद करके नोट्स को ना लिखें, बल्कि इन सारे वीडियोस को देखने के बाद जो आप लोगों के दिमाग में कुछ कुछ जानकारियां मिली, उन जानकारियों का इस्तेमाल करके उस कॉपी के यानी कि नोट्स में जो जो एरर है उस एरर को मिनिमाइज करके यानी कि शुद्ध करके आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे। ओके स्टूडेंट, वहां पर मैं जब क्लासेस ऑन होंगी तो मुझे तो पता है कहाँ कहाँ एरर है, तो मैं चेक करूंगा कि उसी एरर को छाप दिए हो तुम लोग या फिर उसको देखकर समझकर सही करके लिखे हो। ओके, यानी कि दिमाग लगाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जाते होगे स्कूल या कोचिंग साइकिल या मोटरसाइकिल पर, तो रास्ते में जहां जहां गड्ढा या स्पीड ब्रेकर होता है तो वहां पर आप लोग स्लो हो जाते हो, और जहां स्लो होते हो वो आपके याददाश्त में बैठ जाता है। तो वैसे ही कॉपी जब आप लोग फ्रिक्वेंटली लिखोगे तो आपके याददाश्त में कुछ नहीं बैठेगा।
जैसे एरर आप लोगों को स्पीड ब्रेकर की तरह वहां पर मिलेगा, उस एरर को जांचने के लिए आप लोग कॉपी पलटोगे, बुक पलटोगे, तो आप लोगों को पुराना चीज बहुत याद होते चले जाएगा। इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे पास अच्छी कॉपी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो रहने देते हैं आज, कल सुबह हम लोग फिर मिलते हैं एकदम टाइम पर। 5:30 बजे का अलार्म मत लगा लेना, 5 बजे का अलार्म लगाओ, एकदम फ्रेश होके, नहा धो के, भगवान का पूजा पाठ कर उर के एकदम आराम से इज्जत के साथ 5:30 बजे बैठो, और जितना देर वीडियो होता है कॉपी कलम लेके अच्छे से उसे देखो। हो सकता है वीडियो काफी स्लो हो, काफी लंबा हो, तो अगर संभव हो या आप लोग समझ पाते हो, वीडियो की स्पीड को आप लोग बढ़ा लो, वो अपने ताकत के अनुसार 1.25 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 1.75 टाइम्स, जो आपको उचित लगे, जिसको आप लोग मैनेज कर सको, उस स्पीड में आप लोग वीडियो को देखो। तो 1 घंटा का वीडियो आप लोग 40 मिनट में भी देख सकते हो। 1.5 गुना रफ्तार में आप लोग देखोगे, नहीं हो जाएगा। 2 गुना रफ्तार में देखोगे, 1 घंटा का वीडियो देखने में आधा ही घंटा लगेगा। तो जहां तक आप लोगों को समझ में आए, स्पीड बढ़ा बढ़ा कर भी आप लोग वीडियो को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, लेकिन करना जरूरी है, नियत समय पर, बार बार रूटीन पर फोकस कर रहे हैं, रूटीन सबसे जरूरी होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, रहने देते हैं आज इतना ही।